Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th Political Theory, chapter 3 Equality, part 4th. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that they can get also more further updates. तो हम बात कर रहे थे इस पार्ट में थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, या हम कह सकते हैं कि समानता के तीन मेन नियम क्या हैं. So, after considering what kind of social differences are unacceptable, we need to ask what are the different dimensions of equality that we may pursue or seek to achieve in society. So, while identifying different kinds of inequality that exist in society, various thinkers and ideology have highlighted three main dimensions of equality, namely political, social, and economic. तो इन तीनों में डिवाइडेड करी गई है इक्वालिटी इन सोसाइटी. तो ये सवाल एक बहुत बड़ा है कि क्या इस प्रकार के सामाजिक अंतर को स्वीकार किया जा सकता है, या इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचना भी ज़रूरी है कि समानताओं के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हमें पाना चाहते हैं. तो समाज में व्यक्त अलग अलग तरह की असमानताएं हैं जिसको हमें पहचानने का समय आ गया है. इस पर हमें विचार करने का समय आ गया है. विचारधाराओं को एक राजनैतिक, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक, और एक इकोनॉमिक, आर्थिक नियमों को रेखांकित करना होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है. इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी will normally include granting equal citizenship to all members of the state. तो एक लोकतांत्रिक समाज में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता का प्रदान करना एक पॉलिटिकल इक्वालिटी है. ये एक बहुत बड़ा पावर है, नेशन है, जो कि इनबॉर्न हुआ है इस कैरेक्टरिस्टिक्स में. So we read a chapter on citizenship. Equal citizenship brings with it certain basic rights, such as right to vote, freedom of expression, movement, association, freedom of belief. These are the rights which are considered necessary to enable citizens to develop themselves and participate in the affairs of the state. तो ये एक नागरिकता का अध्ययन है जिसको हम पढ़ सकते हैं समाज में कि नागरिकता किस तौर पर मूल अधिकार है, इसका क्या मतदान है, कहीं भी आने जाने या संगठन बनाने या आपको अभिव्यक्त करने, स्वतंत्रता या धार्मिक विश्वास की आज़ादी है कि नहीं है, लीगल राइट. तो ये एक ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य को कामकाज में हिस्सा लाने में सक्षम बनाने में एक आवश्यकता रखता है कि नहीं. तो वी नो दैट कंसिडरेबल इक्वालिटी with different kind of equal right of the citizen. For a playing a field, we should be remember all the political and legal equality, but it is sufficient to build a egalitarian society. तो मुकाबले के लिए एक समान स्थितियां होना, उसकी मांग. यदि हम एक कोई चीज़ याद रखना चाहते हैं, एक राजनीतिक समानता के न्यायपूर्ण को संवाद करना चाहते हैं, या समाज में गठन होना चाहते हैं एक महत्वपूर्ण, ये घातक है और ये एक पर्याप्त नहीं है. ये एक बहुत बड़ी एजेंडा है और इसको हमें संभालना है इक्वालिटी को. तो हमें पॉलिटिक्स में आके एक अपनी इक्वालिटी को ख़त्म नहीं करना है. तो इसके लिए एक नेक्स्ट पार्ट है समान सोशल इनइक्वालिटी को हम पढ़ सकते हैं. Political equality or equality before the law is an important first step in the pursuit of equality, but it often need to supplement by equality of opportunity. तो राजनैतिक समानता या समान कानून अधिकार लक्ष्य है और ये प्राप्त करना इस दिशा में एक पहला कदम है. इसके साथ अवसरों की भी समानता देने का एक महत्वपूर्ण स्तर है कि क्या इक्वालिटी है. Any legal hurdle which might exclude people from a voice in a government and delay them access to available social goods. The pursuit of equality requires that people belonging to different also have a fair and equal chance for complete of those goods and opportunities.
तो ये एक राजनैतिक समानता की ज़रूरत उन बाधाओं को दूर करने के लिए भी है, जिन्हें दूर किए बिना लोगों को सरकार में अपनी बात रखने को एक साधन नहीं मिलता। तो समानता का उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूह या समुदाय के लोगों के पास एक साधन हो और अवसर पाया जाए उनके पास, जो अपना बात उचित समय पे मौका मिले तो वो रख सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। तो ये न्यूनतम तभी हो सकता है जब समाज में सभी संस्थाओं को जीवन यापन के लिए न्याय चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसको हम कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड एजुकेशन, या हम कह सकते हैं अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, अमॉन्ग अदर थिंग्स, एडुकेट, नॉरिशमेंट, उचित पोषक आहार मिलना चाहिए, पर्टिकुलर मिनिमम वेजेस, जिसको हम कह सकते हैं न्यूनतम वेजेस मिलने जैसी चीज़, या चीज़ों की गारंटी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक समाज को लीड करने के लिए। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच फैसिलिटीज, अगर ये सुविधा पूरी नहीं हुई, इट इज़ एक्सक्लूडिंगली डिफिकल्ट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू कंप्लीट इन इक्वल टर्म्स। तो समाज को एक साथ कंप्लीट करने में, पर्याप्त होने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम ये जानते हैं इन इंडिया स्पेशल प्रॉब्लम रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी कम नॉट जस्ट फ्रॉम लैक ऑफ फैसिलिटीज बट फ्रॉम सम ऑफ द कस्टम्स विच मे प्रिवेल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स. Women, for instances, may not enjoy rights of inheritance in social group, and there may be social prohibitions regarding the taking part in certain kinds of activities. तो भारत में समान अवसर तो मौजूद हैं, और इसके बारे में हम ये पढ़ भी चुके हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना भी आना चाहिए। पर इसके बावजूद भी सामाजिक रीति रिवाजों की बात आ जाती है तो देश एकदम से फिर से विभाजित हो जाता है, अलग अलग हिस्सों में बदल जाता है। औरतों को उत्तराधिकारी का सम्मान, अधिकार नहीं मिलता। तो एकदम से मेल फीमेल के उससे पूरी इक्वालिटी इनइक्वालिटी में चेंज होने में टाइम नहीं लगाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर भी। और जो कि हम देखते हैं, व्हेन वुमेन शुड बी अलाउड टू जॉइन द कॉम्बैट यूनिट of the army and go up to the highest position, discouraged from obtaining higher education. The state has a significant role in such matters. It should make policies to prevent discrimination or harassment of women in public places or employment, to provide incentives to open up education or certain professions to women, and much certain measures, but social group and individual also have a role to play in raising awareness, supporting those who want in exercise their rights. तो ऐसे मामलों में राज्य के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को सम्मान कानूनी तौर पर देना, उनको अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव ना होना, और एक ही बनाना राजनीतिक स्तर पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए, अधिकारों के प्रयोग के लिए और समर्थन देने के लिए राज्य में भूमिका निभा सकती है। तो एक इकोनॉमिक इक्वालिटी हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। At the simplest level, we will have economic inequality existed in society if there are significant differences in wealth, property, or income between individual or classes. One way of measuring the degree of economic inequality in a certain way will be measure the relative difference between the richest and poor. तो आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती हैं जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के भी धन दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। तो आर्थिक असमानताओं की डिग्री नापने का एक तरीका तो है कि संपन्नता कितनी है और असंपन्नताएं कितनी हैं। ये तो एक पॉवर्टी लाइन हम मेजर कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स द एब्सोल्यूट इक्वालिटी और इनकम हैज़ प्रोबेबली नेवर एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी। मोस्ट
democracy today try to make equal opportunity available to the belief in the view that it will be not least to give those who have talent, determination, तरीके से एक अन्य तरीका गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करता है और ये समाज के धन दौलत या आमदनी की पूरी समानताएं बताने का एक प्रयास है। और आज अधिकतर लोकतांत्रिक लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और ये माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देता है जिसके पास प्रतिभा का संकल्प हो। तो समान अवसर के साथ ही असमानता बनी रही है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी हुई है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि कितनी भी इनइक्वालिटी हो जाए, कितना हो जाए, अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वह मूल रूप से अपना सम्मान प्राप्त कर सकता है, अपना एक दायित्व निभा सकता है और अपने लिए वह आगे बढ़ के उच्च कार्य करने में देरी नहीं लगाएगा। तो ये एक ब्रैकेट में एक इनक्वालिटी का एक विश्लेषण है, अ ड्रीम डिफर्ड। तो ये एक तरीके है जिसमें यहाँ पर अमेरिका में जितने भी नीग्रो के साथ असमानताएं होती हैं, तो ये बता रहे कि कौन कौन से देश में क्या क्या समूह स्थितियां हैं, नीतियां हैं लोगों को एकजुट करने के लिए। तो ये भी एक तरीके से हम देख सकते हैं एक्सपीरियंस है, मतलब एक हम कहें कि एक विश्वास भी है, ये एक एक्सपीरियंस है टू हाउ टू रिमूव रेशियल इनइक्वालिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो inequality may continue to exist between individuals, but there is a possibility of improving one position in society with a significant effort. Inequality which are entrenched, that is, which remain relatively untouched over generation, are more dangerous for society. लेकिन समाज के लिए ये तो एक इनइक्वालिटी बहुत गहरी खाई जैसी हो गई है आजकल। असमानताएं बहुत खतरनाक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। अगर किसी समाज में लोगों में कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और इसके हासिल कर रहे हैं या सत्ता पे भोग रहे हैं, तो समाज वर्ग में बट गया है। और एक और वो है जो पीढ़ियों से धन, विशेष अधिकारों और सत्ता का उपभोग करते आए हैं और अन्य जो पीढ़ियां हैं वो गरीब ही बनी हुई हैं सालों से। तो ये कैसा कालक्रय है। हम पॉलिटिकल थ्योरी में यही तो पढ़े कि इक्वालिटी क्या है, और इससे तो पढ़ के हमें यह आक्रोश और हिंसा की भावना ज़्यादा आ रही है कि अमीर वर्ग की शक्ति के कारण ऐसे समाज में अधिक खुल गया है और इसको बहुत बड़े सुधार की अब आवश्यकता हो गई है। जो लिखा है लास्ट टाइम में, रिफॉर्म सच अ सोसाइटी टू मेक इट मोर ओपन एंड एलिजरेशन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लोगों को अनड्यू एडवांटेज मिलते जा रहे हैं और कुछ लोग एक डेप्रिवेटिव सोसाइटी बने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अब एक नया इसमें आता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब फीमेल्स का एक युग, जो हम कह सकते हैं फीमेल फोकस सेंटर्ड या समाजवाद। तो ये फेमिनिज्म आखिर है क्या। तो फेमिनिज्म इज़ अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन। ये पूरा पार्ट आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 42 पे दिया है, एक बड़े से बॉक्स के अंदर है ये। पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं तो मैं चाहती तो इसको छोड़ सकती थी, पर मैं इसको समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं जैसे फेमिनिज़म। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो feminism are those men and women who believe that many of the inequalities we see in a society between men and women are neither natural nor necessary and can be altered, so that both women and men can lead free and equal life. According to feminists, inequality between man and woman in society is a result of patriarchy. This term refers to a society, economic, cultured system that value men more than women and give men power over women.
Patriarchy is based on the assumption that man and woman are different by nature, and this is the difference justifies their unequal position in the society. तो आइए इसको बहुत अच्छे से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि समाजवाद आखिर है क्या। तो कुछ राजनैतिक विवाद भी हैं उसमें, और कुछ एक तरीके का सप्रेशन भी बनाया गया है कि एक तरीके से समाजवाद एक वर्तमान की स्थिति है जिसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आधार पे सरकारी नियमों में, नियोजन में, नियंत्रण में। और इसके लिए सबसे बड़ा फेमिनिज्म है इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो जो मैन एंड वुमेन्स के बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, जस्ट दिस इज बिकॉज ऑफ द थिंकिंग ऑफ सोसाइटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जहाँ पर वुमेन्स को जस्टिफाई नहीं करा जाता। और जैसे कि हम इंडिया की भी बात करें तो यहाँ पर भी स्त्री पुरुष में बहुत असमानताएं हैं। कलर के रंग में हम आया है, गोरा सावला काले पे ही आदि लोगों की दुनिया ख़त्म हो जाती है। आधारित असमानताएं हैं, या हम कहते जातियों में, अरे ये इस जाति का इसको अपने घर नहीं बुलाना, ये उस जाति का इससे दोस्ती नहीं रखना। कुछ देशों में तो ये ख़त्म होने के उसमें है कगार पर हमारे यहाँ तो हमें लगता है ज़िंदगी भर चलने वाला है। तो ये एक तरीके की धारणा लगाई जा सकती है, ये एक समय है जिसके बीच आम तौर पर हम अपने तर्क रखते हैं, असमताओं के भेद रखते हैं, और एकमात्र रूप से हम इसको असमानताओं में ही गिनते हैं। Between sex, biological difference between man and woman, and gender, which determines the different role of man and woman play in society. For instance, the biological fact that only women can become pregnant and bear children does not require that only women should look after children when they are born. देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी कि मेल फीमेल को तो डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है और समानताओं में बता दिया जाता है कि वुमेन ये नहीं कर सकती, वो नहीं, पर जब बच्चा पैदा होने की बात आती है तो होता है कि तुमने करा है तो जिंदगी भर तुम ही बच्चा संभालो। तो ये तो गलत बात है। फेमिनिज्म का मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चा अगर फीमेल ने ही पैदा करा है तो वही जिंदगी भर संभाले और बच्चे को पाले पोसे। क्या इसमें मेल का कोई अधिकार नहीं है? तो बिटवीन मैन एंड वुमेन इज प्रोड्यूस बाय द सोसाइटी नॉट बाय नेचर। लड़का लड़की तो भगवान की देन है, और अब ये तो जो पैदा हो गया तो हो गया, तो ये कोई आपसी मर्जी नहीं है, पर इसके लिए वुमेन को रिस्पॉन्सिबल करा जाता है एंड मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। तो वुमेन को क्या कहते हैं कि आप घर का काम करिए, डोमेस्टिक वर्क, और मैन मेल बाहर का काम करेगा। तो ये भी क्या एक तरीके का इक्वलिटी है? Feminists question the distinct by pointing out the fact that women are also active in public domain. तो फेमिनिस्ट के लिए तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वुमेन एक पब्लिकली भी कार्य कर सकती हैं कि नहीं। कभी कभार बहुत अच्छी लीडर्स भी साबित होती हैं वुमेन। मोस्ट वुमेन ऑल द वर्ल्ड आर एम्प्लॉयड इन सम वर्क आउटसाइड द होम, बट वुमेन कंटिन्यू टू बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस वर्क। यदि कोई वुमेन बाहर का कितना भी काम कराए, उसका बहुत बड़ा स्थान और व्यक्तिगत स्थान हो देश के सामने, लोगों के सामने, पर आके उसको घर की जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ती है। डिस्पाइट दिस डबल बर्डन, ये दोहरी काम या डबल बर्डन हम कह सकते हैं कि ये यहाँ की भी जिम्मेदारी वहाँ की भी जिम्मेदारी। वुमेन आर गिवन लिटिल और नो से इन डिसीजन टेकिंग इन द पब्लिक डोमिनेम। उनको पब्लिक अपना पक्ष रखने की एक क्रांति ही नहीं दी जाती है। फेमिनिस्ट कंटेंड दैट द पब्लिक एंड प्राइवेट डिस्टिंक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी कैन आल्सो बी एलिमिनेटेड। तो ये एक सत्य क्रांति भी है जो हमें ख़त्म करनी है, समाज में एक नई सोच लेके आनी है। और ये मैं जानती हूँ जो मेरे लिसनर्स हैं और जो ये सुन रहे हैं, तो ये अपने जीवन में आगे जाके ज़रूर एक नई क्रांति लेके आएंगे, क्योंकि आप पॉलिटिक्स भी इसलिए पढ़ रहे हो, ये एक न्यू थिंकिंग है और एक न्यू जनरेशन की थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, इससे बड़ी आइडियोलॉजी आपके पास बहुत ज़्यादा होगी और आपके पास बहुत सारे क्राइटेरियाज और एक्सपेक्ट्स भी होंगे, निष्कर्ष भी होंगे कि हाउ वी कैन ब्रिंग this feminism and equality in a more higher level। तो जो कि आपके पेज नंबर 43 में है,
मार्क्सिज्म का। तो लिबरलाइजेशन आर टू इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी इन आर टाइम्स। तो मार्क्स थे, इन्होंने बहुत अच्छे रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि हमारे समाज में दो प्रमुख राजनीति की विचारधाराएं हैं। तो ये हर सदी से हो रहा है और एक बहुत बड़ा विचार है। और इन्होंने दलील दी है कि असमानताओं के बुनियादी कारण महत्वपूर्ण हैं, जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल। मीन्स कि इनइक्वालिटी की कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, as in oil, land, forest, and other form of property. He pointed out such private ownership did not make the class of owners wealthy. उन्होंने बोला कि ये अगर प्राइवेट संपत्ति या घेर के रखे हुए हैं तो ये कोई वर्ल्ड क्लास नहीं है। तो इसके आगे सच पावर enable them to influence the state policies and laws that could prove a threat of democratic government. Marxist socialists felt that economic inequality provides support to form the social inequality, such as difference of ranking or privileges. Therefore, to tackle inequality in society, we need to go beyond equal opportunities and try to ensure the public interest over essential resources and form of property. So such views will be debatable, but they have raised important issues which need to be addressed. An opposing point of view can be found in liberal theories. Liberals uphold the principles of competition and the most efficient and fair way of distributing resources and rewards in society. They believe that while state may have intervened to try and ensure a minimum standard of living and equal opportunity for all, and this cannot be by itself bringing equality and justice to society. तो पहले हम इतना देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम और पढ़ते हैं कि इनने ये बोला कि ये ताकत है एक राज्य नीति कानूनों की और इसको हमें सक्षम बनाना है। तो महिलाओं को भी पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है और ये महसूस किया जाता है कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक में ये एक बहुत विशेष अधिकार ला सकती हैं समाज के बढ़ती हुई नीतियों और बढ़ते हुए फ्यूचर के लिए। इसलिए समाज में असमताओं से निपटने के लिए समाज को अवसर उपलब्ध कराने होंगे, आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और न्याय संपत्ति पर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवाद में तो होते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो उठाने बहुत ज़रूरी हैं, जिसका समाधान करने की भी ज़रूरत है और इनके नए सिद्धांत, नए दृष्टिकोण भी पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ये अभी के लिए नहीं, समाज के संसाधनों का विस्तार ये आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए ये एक नई जीवन शैली में होंगे। जैसे फॉर देम एज लॉन्ग एज कॉम्पिटिशन इज ओपन एंड फ्री, inequality are unlikely to become entrenched and the people will due to the reward of the talents and efforts. For liberals, the principle of competition is not just an efficient way of selecting candidate for job or admission or education institution. For instances, in our country, many students hope for admission to professional courses and enter in highly competitive from time to time. तो वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन एक निम्न स्तर पर करना एक के अनुसार तो है, लेकिन समाज में खुद ब खुद असमानताएं और अन्याय की प्रक्रिया जो चल रही है, जो भेदभाव चल रहे हैं, इसको भी हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उधार के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं जॉब्स जो मिलती हैं या एजुकेशन सेक्टर, कुछ ही लोग चयन कुछ लोगों का नहीं है, तो इसमें भी इक्वलिटी होनी चाहिए कि जो एजुकेशन सेम होनी चाहिए हर किसी के लिए। और इस एजुकेशन को सेम होना इसलिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों पे प्रभाव ना आए फ्यूचर में जब वो कंपटीशन दें। तो एजुकेशन एक तरीके से इनबिल्ड करता है और फिर भी कुछ प्रवेश नहीं मिलता है बच्चों को, तो उनके लिए एक सीमित सीट का बंटवारा निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, लेट इट मेक अ सोशल इक्वलिटी
इनइक्वालिटीज़। तो इस तरीके से अगर सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, बच्चों को मौका मिलेगा, तो बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। तो जो कि हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पे, अनलाइक नॉट बिलीव दैट पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये पेज नंबर 44 में है आपका। सोशलिज्म का एक टॉपिक है बहुत बड़ा, उसके नीचे है ये पार्ट। दे मेंटेन दैट इनइक्वालिटी इन ईच ऑफ दीज स्पीयर should be tackled appropriately. Thus, democracy could not help to provide political inequality, but it might be necessary to also devise the different strategies to deal with social differences and economic inequality, in probe with the liberals and inequality as such, but just entrench inequality which prevent individual from developing their capabilities. तो जो समाजवाद है, ये एक राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक असमताओं को एक दूसरे से जोड़ा रखता है। तो इसका ये मानना भी है कि जितनी भी असमताएं हैं वो ठोस तरीके से उसका निराकरण करना चाहिए, फिर से बनाना चाहिए। लोकतंत्र राजनीतिक समानताएं प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन समाज की विभिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के साधन के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। तो उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में एक समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्याय और गहरी असमताओं में है और एक बहुत बड़ी समस्या माली है, बन गए हैं कि जो लोग इसके व्यक्तित्व क्षमताएं विकसित करने पर रोक लगाने लगे हैं। तो इसके आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट मैं कुछ टाइम में रिलीज़ करूँगी। जब तक के लिए थैंक यू।